रामगढ़ नामक गांव में गोपीचंद का एक छोटा सा परिवार था। गोपीचंद के साथ उसकी माँ और उसकी पत्नी रहती थी। गोपीचंद बहुत ही मेहनती था। वह खेती करता था। एक दिन गोपीचंद के घर संतान का जन्म हुआ। हे भगवान, इतने दिनों बाद तो एक औलाद हुई है, वो भी लड़की। इससे अच्छा तो कोई होता ही। नहीं माँ, आप ये क्या बोल रही हो? ये तो अपने घर की लक्ष्मी है और मैं इसे लक्ष्मी कहकर ही बुलाऊंगा। हाँ हाँ, मुझे मत सिखा। 2 वक्त के खाने के लिए तो कमा नहीं पाता। इसके शादी का खर्चा कैसे उठा पाएगा? माँ, मैं और मेहनत कर लूंगा। मैं अपनी लड़की को खूब पढ़ाऊंगा और इसकी शादी एक अच्छे परिवार में करूंगा। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाने के बाद लक्ष्मी थोड़ी बड़ी हो जाती है। लक्ष्मी के पिताजी गोपीचंद हमेशा उसका ख्याल रखते हैं। उसके लिए हमेशा नई नई चीजें लाते हैं। पर यह सब उसकी दादी को पसंद नहीं था। बेटा लक्ष्मी, अब से तू स्कूल जाएगी। मैंने तेरा बहुत अच्छे स्कूल में नाम लिखवा दिया है। आखिर तुझे इसको स्कूल भेजने की क्या ज़रूरत आ पड़ी थी? इसे स्कूल भेजने की जगह घर के काम सिखा, जिसकी इसको ससुराल में ज़रूरत पड़ेगी। यह पढ़ाई लिखाई इसके ससुराल में काम नहीं आएगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अब जमाना बदल रहा है। घर के कामकाज के साथ साथ लड़कियों का पढ़ना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी लक्ष्मी सबसे पहले पढ़ने जाएगी। घर के कामकाज तो होते रहेंगे। उसके लिए तो अभी बहुत समय है। जी, आप लक्ष्मी को स्कूल छोड़ आइए। आज उसके स्कूल का पहला दिन है। आज से हमारी लक्ष्मी भी पढ़ाई करेगी। गोपीचंद लक्ष्मी को स्कूल छोड़ाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लक्ष्मी की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। लक्ष्मी, बेटा मेरे पेट में बहुत दर्द है और शरीर भी बहुत तप रहा है। जा अपने पिताजी को बोल दे, गांव के डॉक्टर को बुला लाए। जल्दी जा बेटा। माँ के इतना कहते ही लक्ष्मी अपने पिता के पास जाती है और सारी बात बताती है। गोपीचंद डॉक्टर को घर ले आता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोपीचंद, अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही। अंतिम संस्कार की तैयारी करो। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बहू को ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेचारी इसकी बच्ची बिन माँ के कैसे रहेगी? इसके बाद सब गोपीचंद के पत्नी को लेकर शमशान गए और उसका अंतिम संस्कार करके उसे अंतिम विदाई दी। पत्नी के जाने के बाद गोपीचंद का परिवार बिल्कुल टूट सा गया। लेकिन इस समय गोपीचंद की माँ ने उसकी बेटी को संभाला और माँ और दादी दोनों का प्यार दिया। और गोपीचंद भी कड़ी मेहनत करता है और कुछ समय बाद लक्ष्मी भी बड़ी हो जाती है। बेटा, अब हमारी लक्ष्मी बड़ी हो गई है। इसके लिए कहीं लड़का तो ढूंढ। जी माँ, आप ठीक कहती हो। मैं बात करता हूँ। वक्त के साथ बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं अपनी लक्ष्मी के लिए एक अच्छा ससुराल ढूंढूंगा। अच्छा माँ, अब मैं काम पर जाता हूँ। तभी गोपीचंद के घर पर उसकी एक पड़ोसन आती है। काकी जी कैसी हो? मैं ठीक हूँ रीमा बिटिया, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ काकी जी। पता है काकी जी, हमारे लक्ष्मी की ना पूरे गांव में बहुत तारीफ होती है। पूरे गांव की सबसे सुंदर लड़की जो है, इसकी सुंदरता की तारीफ तो पूरी गांव वाले करते हैं। हाँ रीमा बिटिया, मैंने भी गोपीचंद से लक्ष्मी की शादी की बात की है। वह भी रिश्ता ढूंढ रहा है। काकी, मेरे नजर में भी एक काफी अच्छा परिवार है। शहर से है और काफी पैसे वाले भी हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो आगे बात चलाऊं। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है रीमा बिटिया। हम तो कब से इसी आस में थे। तो काकी जी, मुझे लक्ष्मी की कोई फोटो हो तो दे दो। ठीक है, तू रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है काकी जी, अब मैं चलती हूँ। जल्दी मुलाकात होगी। आज रीमा आई थी, कह रही थी उसके नज़र में लक्ष्मी के लिए एक बहुत ही अच्छा परिवार है। मैंने तो उसे आगे बात चलाने के लिए हाँ कर दी है। अच्छा माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अगले दिन रीमा का फोन आता है। काकी जी, आपकी लक्ष्मी उनको पसंद आ गई है। वह कल ही आ रहे हैं अपने लक्ष्मी को देखने। अच्छा रीमा बिटिया, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ठीक है, तो हम सारी तैयारी करके रखेंगे। क्या हुआ माँ, किसका फ़ोन था? रीमा का फ़ोन था। उसने कहा उन शहरी लोगों को हमारी लक्ष्मी बहुत पसंद आई। चल अब जल्दी से आगे की तैयारी में जुट जा। अगले दिन लक्ष्मी को देखने एक परिवार आता है। बहन जी, आपकी पोती तो हमें बहुत पसंद आई। बहुत ही सुंदर है आपकी लक्ष्मी। जैसा फोटो में देखा था, बिल्कुल वैसी। आपकी बिटिया को घर के सारे काम काज तो आते हैं ना? पर क्या बताए, हमारा बेटा अभी विदेश में पढ़ाई कर रहा है। उसके आगे की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए चाहिए। 4 लाख बहन जी, ये तो बहुत ज़्यादा है। हाँ भाई साहब, हमने तो अपनी सारी कमाई अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दी। इसलिए इसके आगे की पढ़ाई के लिए हमें 4 लाख रुपए चाहिए। और वैसे भी
हम तो अब बूढ़े हो चुके हैं, हमारे बाद तो आपकी बेटी ही राज करेगी। पापा, आपने देखा नहीं कि वह पैसे के कितने लालची है। आप 4 लाख रुपए कहाँ से लाओगे? मेरी लाडली गुड़िया, तू चिंता मत कर, सब तो मैं देख लूंगा। गोपीचंद अपनी बेटी की शादी के रिश्ते से बहुत खुश था। वह कड़ी मेहनत करता है। कुछ समय बाद आखिर वह दिन आ ही गया था जिसका गोपीचंद को बेसब्री से इंतजार था। पहले 4 लाख रुपए लेकर आइए। हाँ ठीक है बहन जी, अभी लाता हूँ। ये लीजिए बहन जी, 3 लाख रुपए। क्या बस 3 लाख रुपए? पर बात तो 4 लाख रुपए की हुई थी। हमें नहीं करनी शादी। चल बेटा, उठ जा जल्दी। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत कीजिए। अगर यही से बारात वापस लौट जाएगी तो मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, और मेरी बच्ची का क्या होगा? वह तो बेचारी बिना माँ की बच्ची है, उसके दिल पर क्या बीतेगी? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए। हमारी लाज रख लीजिए, मान जाएगी बहन जी। ठीक है, शादी के 1 महीने बाद पैसे दे देना। अगर नहीं दे पाओगे तो अपनी बेटी को वापस ले जाना। और इस तरह लक्ष्मी की विदाई हो जाती है। विदा होने के बाद लक्ष्मी अपनी ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में लक्ष्मी की ननद नेहा उसका स्वागत करती है। आइए भाभी, अंदर आइए, चलिए लाइए मेरा शगुन। पर मेरे पास तो कुछ नहीं है देने को, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तभी नेहा की नज़र लक्ष्मी के कंगन पर जाती है। भाभी जी, आपका ये कंगन मुझे बहुत पसंद आ गया। आप ये कंगन ही दे दीजिए मुझे नेक के रूप में। दीदी जी, मैं यह कंगन आपको नहीं दे सकती, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। माँ, आप ये कैसी कंजूस बहू लेकर आई हो जो अपनी ननद की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकती? अरे बहू, अब इतना मांग रही है तो दे देना अपने कंगन उतार कर, आखिर एक ही तो ननद है तेरी। माँ, ये बात नहीं है। ये कोई और कंगन होते थे तो मैं हंसते हंसते दे देती, पर ये कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं यह नहीं दे सकती। घर में घुसी नहीं कि अभी से जबान लड़ाना शुरू कर दिया। यही संस्कार दी हैं तेरी माँ ने तुझे। अरे हाँ माँ, तो तेरी है ही नहीं तो तुझे संस्कार कहाँ से देती? और उसकी सास भी बिना बहू का स्वागत किया गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। आखिर क्या मिला तुम्हें ये सब करके? एक कंगन ही तो मांगा था, तुमसे कौन सी तुम्हारी जान मांगी थी? सारा मूड ही खराब करके रख दिया। इतना कहकर लक्ष्मी का पति भी वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। बेचारी लक्ष्मी, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हुआ। माँ कहाँ हो और मेरी चाय कहाँ है? अभी तक मुझे मेरी चाय नहीं मिली है माँ। हाँ, तो खुद बनाकर पी लेना रोज की तरह। अच्छा मान, यानी कि अब भाभी के आने बाद भी मैं ही घर का काम करूँ? अरे मैं तो ये भूल ही गई थी, आखिर वह महारानी है। अभी भी महारानी जी अपने कमरे में आराम फरमा रही है। तू रुक, अभी उसको तो मैं देखती हूँ। बहुरानी, ओ बहुरानी, सुबह के 7 बज गए हैं और तू महारानी अभी तक बिस्तर पर से उठी नहीं। हम लोगों को भूखा ही मारेगी क्या? चल जा, जल्दी से सबके लिए चाय बनाकर ला। और हाँ, सबसे पहले नहा धो ले, इसके बाद ही मेरे रसोई में कदम रखना। समझ में आया ना? लक्ष्मी जल्दी से तैयार होकर सबके लिए चाय बनाती है। भाभी, ये तुमने कैसी चाय बनाई है? इसमें तो ना चीनी है ना दूध। लगता है तुम्हारे घर में बिना दूध की चाय बनती होगी। पर ध्यान रखो, यह तुम्हारा कोई गरीब खाना नहीं है। यह हमारा घर है और यहाँ पर दूध की चाय पी जाती है। ठीक है ननद जी, कल से मैं आपके लिए केवल दूध की चाय बनाऊंगी। केवल दूध की चाय बनाएगी का क्या मतलब? क्या हमारे घर का सारा दूध तुम केवल चाय बनाने में ही उड़ा देगी? नहीं माँ जी, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ तेरा मतलब। तुझे तेरे घर में तो कुछ खाने को मिला नहीं, तो सोचा कि ससुराल का ही सारा धन खर्च करके अपने शौक पूरे कर लूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे गरीबों को। चल जा, जाकर किचन में बाकी का काम कर। और लक्ष्मी मन ही मन सोचती है, भगवान, ये क्या हो गया? मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो ऐसा लगता है कि कोई भी मुझसे प्यार ही नहीं करता। इससे अच्छा तो मैं अपने पिताजी के घर ही रह जाती। जो सपने सजा आंखों में लिए मैं इस घर में आई थी, उसमें से एक भी सपना मुझे पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाने के बाद ओ महारानी, आज पूरे 1 महीने हो गए हैं। अपने पिता को फोन तो लगा, कब दे रहे हैं बाकी के पैसे? माँ जी, अभी रहने दीजिए, आप थोड़े दिन बाद बाकी के पैसे ले लेना। नहीं, तुम्हारे पिता ने मुझे जबान दी थी कि 1 महीने बाद मैं बाकी के पैसे दे दूंगा। चल, अब जल्दी से अपने पिता को फोन लगा। लक्ष्मी गोपीचंद को फोन लगाती है।
भाई साहब, बाकी के 1 लाख का क्या हुआ? आज 1 महीना हो गया है। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने उन्हें 1 लाख का इंतजाम कर लिया है। मैं आज शाम तक आपको पैसे दे दूंगा। शाम को गोपीचंद पैसे देने लक्ष्मी के ससुराल आता है। ये लो बेटा, बाकी के 1 लाख रुपए। आइए पिताजी, अंदर आइए, चाय तो पी लीजिए। बहन जी, लक्ष्मी कहाँ है? आप बैठिए, मैं अभी लक्ष्मी को बुलाकर लाती हूँ। बेटा, कैसी हो तू? मैं ठीक हूँ पिताजी। आप कैसे हो और दादी कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, और तेरी दादी भी बहुत अच्छी है। तू यहाँ पर ठीक है ना बेटा? तुझे अपने ससुराल में अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ हाँ भाई साहब, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आखिर इसको अपनी सास के रूप में इतनी अच्छी माँ जो मिली है। क्यों लक्ष्मी, हूं ना मैं तुम्हारी बिल्कुल माँ जैसी। हाँ पिताजी, ये बहुत अच्छी है। बिल्कुल आप जैसा और माँ जैसा ही मेरा ख्याल रखती है। मुझे घर की बिल्कुल याद नहीं आने देती। मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। अरे बस बस बेटा, अब मेरी तारीफ ही करती रहेगी। अच्छा बेटा, तू अपने पिताजी से बात कर, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप क्यों चाय बनाइएगा? अब लक्ष्मी है ना, वो चाय बना कर ले आएगी। जा बेटा, सबके लिए चाय बना कर ले आ। अरे नहीं भाई साहब, आप अपनी बेटी के साथ बात करिए, बहुत दिनों बाद मिले होंगे ना। लक्ष्मी मन ही मन सोचती है, पिताजी, मैं जानती हूँ आप मेरी बहुत चिंता करते हैं। अच्छा, बहुत बातें हो गई, आप चाय पीजिए। चाय पीने के बाद गोपीचंद जाने के बारे में सोचता है। अच्छा बहन जी, अब मैं चलता हूँ। लक्ष्मी, बिटिया, सबका ख्याल रखना और अपना भी। इतना कहकर गोपीचंद वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन माँ, मैं बहुत थक गया हूँ रोज ऑफिस पैदल जा जाकर। अब मुझे एक कार चाहिए। तू चिंता मत कर बेटा, तेरी कार के लिए मैंने कुछ सोच रखा है। अरे बहू, जरा अपने पिता को फोन तो लगा। रमेश को पैदल ऑफिस जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जरा अपने पिताजी से बोल कि रमेश को कोई कार दिलवा दे। माँ जी, आपको तो पता ही है कि मेरे पिताजी एक किसान हैं। उन्होंने बड़ी परेशानी से 4 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। अब वह कार के लिए पैसे कहाँ से देंगे? चल करमजली, जीते जी तो अपनी माँ को खा गई और यहाँ पर आकर अब मेरे बेटे को खा रही है। तू फोन नहीं लगाएगी तो क्या हुआ? मैं तेरे बाप को जरूर फोन लगाऊंगी। इतना कहकर लक्ष्मी की सास गुस्से में वहां से चली जाती है। भाभी, आप मुझे यह कंगन चुपचाप से दे दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। दीदी जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये मैं आपको नहीं दे सकती। कंगन तो मैं आपसे लेकर ही रहूंगी। नेहा लक्ष्मी से वह कंगन छीनने की कोशिश कर में आकर उसको एक थप्पड़ लगा देती है। नेहा गुस्से में वहां से चली जाती है और अपनी माँ के पास जाकर रोने का दिखावा करती है। भाभी ने मुझे बहुत मारा। मैंने तो उनसे बस इतना बोला था, भाभी थोड़ी देर के लिए मुझे अपने कंगन दे दीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में वापस कर दूंगी। तो उन्होंने मुझे बहुत पीटा। माँ, उसकी इतनी हिम्मत। तू चल मेरे साथ, मैं अभी देखती हूँ। तब तक वहां रमेश भी घर वापस आ जाता है। दोनों रमेश को सारी बात नमक मिर्च लगाकर बताती है, जिससे रमेश का गुस्सा लक्ष्मी की तरफ और बढ़ जाता है। बेटा, मैंने उससे यही बात कही कि तेरे पति को काम पर जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जरा अपने पिताजी से रमेश के लिए एक कार की बात कर। तो कहने लगी, तुम्हारा बेटा कहीं का राजा का बेटा नहीं है जो उसके लिए हम कार खरीद के दूं। रमेश लक्ष्मी की बहुत पिटाई करता है और फिर गुस्से में वहां से चला जाता है। लक्ष्मी की सास लक्ष्मी से कंगन छीनकर अपनी बेटी नेहा को पहना देती है। लक्ष्मी की आंख आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी जिंदगी से सुख और चैन मानो कहीं खो सा गया था। अगले दिन